हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे। अणुसंख्या गुणधर्म में 3 अणुसंख्या गुणधर्म हो गए और जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करे थे, न्यूमेरिकल्स है ना, 4-5 क्वेश्चन करे थे। तो आज जो है आखिरी टॉपिक आ गया है आपका लगभग, है ना। 1-2 छोटे छोटे टॉपिक है, बाद में करा देंगे हम लोग। ये सबसे लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट अणुसंख्या गुणधर्म है, परासरण दाब, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है ना। परिभाषा पूछ ली जाती है, एप्लीकेशन पूछ ली जाती है, इसमें अंतर बताओ, इस टाइप में क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपको 2-3 साल में मिल ही जाएगा परासरण दाब का। तो परासरण दाब समझने से पहले आपको समझना है कि परासरण क्या होता है ना। और परासरण समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक भाई होता था 11th क्लास में, जिसको हम लोग बोलते थे विसरण, है ना। परासरण समझने से पहले आपको विसरण को रिकॉल कर लो एक बार कि विसरण क्या होता था। तो अगर आप विसरण की बात करेंगे, विसरण आपके पास में होता था कि हम लोग क्या करते थे, जैसे गैस की बात करें तो गैस का अलग है, गैस की बात नहीं कर रहा मैं। गैस में तो क्या होता था, 2 अलग अलग पार्टिकल्स का, 2 अलग अलग अणुओं, गैस के अणुओं का मिक्स होना, उसको हम लोग विसरण कहते थे। और ग्राम्स का नियम भी पढ़ा था, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर बायो के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि विलयन के अंदर विलायक के अणु यदि उच्च सांद्रता वाली अवस्था से निम्न सांद्रता वाली अवस्था की तरफ जा रहे हैं, या फिर सांद्रता से सांद्र विलयन से किस में जा रहे हैं, वो तनु विलयन में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, विसरण बोलते थे। ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं परासरण, और परासरण में जो है जस्ट उल्टा होता है। परासरण में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे, कि जैसे मैं एक बीकर ले रहा हूं, सॉरी, एक बीकर लिया और डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। परासरण को समझने के लिए डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने यहां पे डाल दिया किशमिश। किशमिश जानते होंगे आप लोग, है ना, खाने का किशमिश। किशमिश डाल लो, या फिर अंगूर डाल लो, या फिर अंडा डाल लो, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, किशमिश। ये मान लीजिए आपने डाली है किशमिश, रेजिन, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिन, किशमिश, रेजिन। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस रेजिन को हम लोग डाल रहे हैं पानी के अंदर। ये जो इसके चारों तरफ क्या है, यहां पर पानी भरा हुआ है, ये यहां पे भरा हुआ है पानी, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक हम लोगों ने भर दिया यहां पर पानी। और रात भर के लिए इस किशमिश को क्या करते हैं, रात भर के लिए, रात भर पानी में सोखने देते हैं। तो क्या होगा, जब इस किशमिश को रात भर आप पानी में सोखने के लिए रख देंगे तो क्या होगा, ये किशमिश फूल जाएगा, है ना। ये किशमिश क्या हो जाएगा बच्चों, फूल जाएगा। फूलने पर जो पहले इसकी अवस्था थी, अभी अवस्था चेंज हो जाएगी, इसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी और वो इतना करीब फूल जाएगा। देखो ऐसा क्यों हो रहा है ना, इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इसी किशमिश को उठा के एक दूसरे बीकर में डालेंगे, और उस बीकर में अब की बार पानी नहीं भरेंगे, उस बीकर में अब की बार हम लोग भरेंगे NaCl का विलयन, है ना, ब्रायन विलयन, ब्रायन सॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा ब्रायन सॉल्यूशन, NaCl को पानी में डाल दें, ठीक है। जलीय NaCl का विलयन जो होता है वो होता है ब्रायन विलयन, है ना। तो इसी किशमिश को अब उठा के हम लोग किस में डाल रहे हैं, पानी में। पानी में से निकाल के रात भर इसको पानी में रखा तो ये फूल गया, है ना। और इसको उठा के अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रात और हम क्या करेंगे, इसको, ये किशमिश अभी इतनी हो गई है, किशमिश जो है इसकी साइज अभी कितनी हो गई बच्चों, इतनी हो गई है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl में रात भर के लिए रख देंगे। तो बताओ क्या होगा, कंसंट्रेट NaCl तनु NaCl, सॉरी सांद्र NaCl, कंसंट्रेट मतलब सांद्र
NaCl के विलयन में इस किशमिश कौन सा है, फूला हुआ, फूला किशमिश रात भर के लिए रखने पर ये जो है किशमिश अब सिकुड़ जाएगा। ये किशमिश जो है बच्चों अब सिकुड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लो। रात भर रखने पर अब ये क्या होगा, किशमिश सिकुड़ जाएगा वापस से। ठीक है, अब इसका पीछे रीजन क्या है मैं भी समझाऊंगा। रखने पर किशमिश सिकुड़ जाता है। यहां पर तो क्या हो रहा था, फूल रहा था। यहां पर क्या हो रहा था, फूल जाता है, किशमिश फूल जाता है। फूलने को बोलते हैं स्वेलो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्वेलो। ठीक है, और इस सिकुड़ने को बोलते हैं श्रिंक। तो ये स्वेल हो गया और ये श्रिंक हो गया, ये फूल गया और ये सिकुड़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, किशमिश जो होता है, अगर आप किशमिश को देखेंगे तो अंदर की तरफ एक जेली सा भरा रहता है ना, एक जेली सा लिक्विड सा भरा रहता है। अब उसको हम लोग किस में डाल रहे हैं, पानी के अंदर। ठीक है, तो पानी जो है वो क्या है, एक तरीके से तनु है ना। पानी क्या है यहां पर, एक तरीके से तनु विलयन है। अब ये जो पानी है, ये शुद्ध विलायक जो है, विलायक के जो अणु हैं वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, वो इस किशमिश के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और किस तरीके से जाते हैं, वहां पर किशमिश के चारों तरफ एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। किशमिश के चारों तरफ क्या होती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एसपीएम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं एसपीएम बोलूंगा इसको, है ना। तो क्या होता है, जो किशमिश है जिसके अंदर की तरफ क्या है, सांद्रता है, अंदर की तरफ क्या है, सांद्र विलयन भरा हुआ है। ठीक है, किशमिश के अंदर क्या है, एक तरीके से जेली सा भरा रहता है, सांद्र है वो, और बाहर क्या है, शुद्ध विलायक जो तनु है। तो इस एसपीएम के थ्रू, एसपीएम के द्वारा, एसपीएम को पास करके यहां से जो तनु विलायक जो है, इसके अणु किसमें घुसना शुरू कर देते हैं, किशमिश के अंदर। और किशमिश धीरे धीरे करके पूरी रात भर क्या हो जाएगा, फूलना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करा, इसको उठाकर, जो रात भर रखने पर ये फूल गया था, इसको उठाकर क्या कर दिया, अब कंसंट्रेट NaCl, सांद्र NaCl के विलयन के अंदर रख दिया। तो क्या होगा, यह है सांद्र, बाहर की तरफ पूरा सांद्र भरा हुआ है, और एक किशमिश जो है इसके अंदर तनु विलायक के जो अणु थे वो भर गए, मतलब पानी भर गया। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पानी के अणु कहां से कहां जाएंगे, इस तनु विलयन से जो तनुता अंदर आ गई है उसकी वजह से यहां से जो पानी के अणु है वो किधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, NaCl की तरफ। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, तनु से किसकी तरफ जा रहे हैं, सांद्र की तरफ अणु जा रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में यहां पर कौन काम कर रहा है, एसपीएम के थ्रू ही पास हो रहा है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऐसा प्रक्रम जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से या तनु विलायक से सांद्रता की तरफ जाएं, सांद्र विलयन की तरफ जाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं परासरण। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं परासरण। अब ये परासरण जो है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना। जो परासरण है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि जैसे आपके घर में अचार बनाते होंगे, है ना, तो मम्मी से पूछना अचार कैसे बनाती है वो। अचार की कैरी को कभी भी काट के सीधे मसाले में नहीं डाल दी जाती।
अचार की केरी को काट के फिर उसके ऊपर लगाया जाता है नमक। नमक लगाने का मतलब क्या है? नमक इसलिए लगाया जाता है कि जो किशमिश या सॉरी जो केरी है आपके पास में, जो मैंगो है, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी है, अब पानी तो होगा, है ना, हमारी बॉडी है कितने परसेंट पानी से बनी हुई आपको पता है ना, 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई, पानी भी है। इस तरीके से ही केरी है, उसके अंदर पानी है, तो उसको उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नमक लगा देते हैं, ताकि जो केरी है उसके अंदर जो पानी है, जितना भी पानी का जो कण होंगे उसके अंदर सारे निकल के क्या आ जाए, बाहर आ जाए। जो पानी के कण है वो किसकी तरफ आएंगे, नमक की तरफ, मतलब कंसंट्रेटेड चीज की तरफ आएंगे। और उसके ऊपर भी एक झिल्ली रहती है ना, तो झिल्ली के थ्रू निकल निकल के पानी के कण आ जाते हैं। और एसपीएम जो है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी एक विशेषता है कि यह सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणुओं को ही प्रवाह करने में मदद करती है ना, सिर्फ विलायक के अणु ही यहां पे प्रवाह कर सकते हैं, विलय के नहीं। तो क्या होता है, जो केरी है उसके अंदर से पानी निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जब हम लोग अचार बनाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया पनपने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया वहां का वहीं मर जाएगा, ठीक है। तो पानी सारा निकाल लिया जाता है ताकि बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो, ठीक है, और हमारा अचार जो है काफी सालों तक चलता रहे। तो आपने देखा होगा कई लोगों के अचार जो 15-15 साल तक चल जाते हैं, और कई लोगों के अचार 2 साल में खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, है ना, वो आलसी करते हैं। अचार बनाते वक्त भी क्या करते हैं, काट काट के सीधे डाल देते हैं मसाले के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पहले नमक लगा के कम से कम 6 से 7 घंटे रखना चाहिए, ताकि सारा पानी जो केरी का है, वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल के बाहर आ जाए, ताकि फिर जब अचार बने तो उसके अंदर बैक्टीरिया ना हो। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग अंडे के अंदर भी ले सकते हैं, है ना। अगर आप अंडे को भी ऐसे रखेंगे ना रात भर, तो देखना अंदर की तरफ पानी भर जाता है, झिल्ली रहती है उसके ऊपर, देखी भी होगी आपने झिल्ली, तो बिल्कुल पतली सी झिल्ली रहती है। कभी अंडे छिले क्या, है ना, मैंने तो छिले, आप लोग छिल के देखना। छिलके और जो व्हाइट वाला अंडे के अंदर होता है, उसके ऊपर की तरफ एक झिल्ली लगी रहती है। अगर उस झिल्ली को आप निकाल दो तो पानी बहुत ही जल्दी भर जाएगा। क्लियर? अब यही एग्जांपल जैसे करेले की सब्जी बनाते वक्त भी मम्मी अगर से आप पूछना, करेले की सब्जी बनाती है ना, तो वहां पर जो है नमक लगा के रखती काफी देर तक। वो ऐसा इसलिए ताकि वो कड़वापन उसका दूर हो जाए। एक्चुअली में कड़वापन दूर नहीं हो रहा, उसका कड़वापन जो है उसके अंदर भरे हुए लिक्विड से हो रहा है, उसके अंदर भरे हुए पानी से हो रहा है। तो करेले का पानी जो है वो सोख लेगा कौन, NaCl, नमक। तो करेले के अंदर से वो पानी बाहर आ जाएगा, और उस पानी के अंदर ही कड़वापन होता है, ठीक है। ना तो उनके छिलकों में कड़वापन होता है, ना उसके अंदर बीज में कड़वापन होता है। और ये सब आपकी गलतफहमी है कि उनके छिलके उतार लेंगे तो कड़वापन दूर हो जाएगा, नहीं। उसके अंदर जब तक वो पानी भरा हुआ है तब तक वो कड़वापन देगा, ठीक है। उस कड़वापन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नमक लगाते हैं, और यही प्रोसेस हो रहा है वहां पे। इसी मतलब परासरण ही हो रहा है उस जगह पर भी, ठीक है। तो परासरण के दूर ही वहां से चीजें बाहर आ रही है। और दूसरी चीज, जैसे ये तो हम लोगों ने बात कर ली सब्जियों की, है ना, अचार की। हमारी बॉडी की बात कर लो आप। हमारी बॉडी में जो सेल होती है अंदर, जब हम लोग पानी पीते हैं, आप काफी देर से प्यास लगी होगी, है ना, आप धूप में चल के आ रहे हैं, काफी देर से प्यास लग रही है ना, तो आपकी बॉडी अंदर से बोलना शुरू कर देती है कि पानी 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 पानी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो सेल हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी कहां जाता है, उन सेल के अंदर जाता है। और सेल जो रहती है उसके चारों तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली रहती है। हर सेल के चारों तरफ जो है अर्धपारगम्य झिल्ली रहेगी। तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, जो पानी के अणु हैं वो सेल के अंदर पहुंचाने का काम करती है। सिर्फ पानी अंदर जाएगा, पानी के साथ आप कुछ और चीज पी के देख लेना, और तो नहीं जाएगा। पानी के अंदर आप ग्लूकोज डाल के देख लेना, ठीक है। पानी के अंदर आप जो है दारू डाल के देख लेना, पानी के अंदर आप बहुत सारी चीजें, शक्कर डाल के देख लेना, आपके वहां पे सिर्फ ये जो पानी के अणु है वो ही सिर्फ अर्धपारगम्य झिल्ली से पास होकर सेल के अंदर जाएंगे। और सेल क्या होगा, धीरे धीरे फूलना शुरू कर देगी, ठीक है। कई लोग तो पानी पी पी के जिंदा हो जाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि इतना पानी पी जाएंगे कि सेल फूल जाएगी। आपने देखा हो कई बार पानी पीने से आपसे उठा भी नहीं जाता, पेट ऐसा भारी भारी सा हो जाता है, इतना ज्यादा पानी पी लेते हो आप लोग। वो इसलिए क्योंकि सेल फूल गई। धीरे धीरे करके जब आप इधर उधर घूमोगे थोड़ी देर, तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो जो हमारी बॉडी में अंदर जो सेल है उसके अंदर जो पानी जाता है वो भी एक तरीके से क्या है, परासरण का ही है ना, परासरण का एग्जाम्पल है। अब जैसे हम लोग तो नॉर्मल पानी पीते हैं, आप देखो कभी समुद्र में जाओ, है ना, आपने एक मूवी देखी होगी इरफान खान की, लाइफ ऑफ पाई। अगर नहीं देखी है तो देखना। उसके अंदर जब वो एक समुद्र में फंस जाता है ना, एक शेर
एक जेब्रा उनके साथ में, तो कई दिनों तक, मूवी में बताया गया कम से कम 9 महीने तक वो उस समुद्र में फंसा रहता है। अब ना तो उसके पास खाना तो चलो मछलियों को उठा उठा के खा लेगा वो, लेकिन पानी नहीं है। इतने बड़े समुद्र में होने के बाद भी उसके पास पीने का पानी नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि वो उस पानी को पी नहीं सकता। अगर उसने उस पानी को पिया तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उल्टा उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने समुद्र का पानी पिया जिसके अंदर NaCl होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तो उसमें से पानी निकल निकल के सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल में जो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है वो किसकी तरफ जाएगा? NaCl की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ के देखो। जो हमारी सेल है, मान लो ये सेल है, अब इस सेल के अंदर अगर चारों तरफ हम लोग कंसंट्रेट NaCl लेके आए, या फिर एक्वस पानी लेके आए, या फिर समुद्र का पानी लेके आए, तो पानी अंदर नहीं जाएगा और अंदर का पानी निकल निकल के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है विलायक के अणुओं का? तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखना, नमक का पानी कभी नहीं पी सकते आप, उससे कभी प्यास नहीं बुझा सकते। क्लियर? तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे बच्चों। परासरण ऐसा प्रक्रम या फिर ऐसे लिखो, यह एक स्वतः आवर्तित प्रक्रम है। बताओ है कि नहीं है? अपने आप ही हो रहा है ना सारी चीजें। अब रेजिन को अगर आप मतलब किशमिश को पानी में डालोगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा लगाओगे, टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ाओगे, है ना? सिर्फ पानी में डाल के रख दोगे, अपना फूल के निकल के आ जाएगा। चने आप निकाल सुबह भिगोते हो या रात में भिगोते हो और सुबह उनको खाने की कोशिश करते हो, फूल जाते हैं ना। तो चने अगर फूल रहे हो तो किसकी वजह से फूल रहे हो? वहाँ पे पारगम्य झिल्ली जो रहती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, वहां पे पानी के अणु अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए फूल जाएगा। कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो लगाना नहीं पड़ रहा, ना कोई फोर्स लगाना पड़ रहा हो, प्रोसेस अपने आप हो रहा है। अपने आप होने वाले प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतः आवर्तित प्रक्रम। तो ये एक स्वतः आवर्तित प्रक्रम है जिसमें अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, जिसमें विलायक के अणु लिख लेना यहां पे, विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन या कम सांद्र से कम की जगह न्यून लिखेंगे ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। न्यून या फिर निम्न सांद्र से अति सांद्र विलयन की तरफ होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। यह एक ऐसा स्वतः आवर्तित प्रक्रम है जिसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन या फिर कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की तरफ हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण। अब यहां पर एक वर्ड आया है यहां पर क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की डेफिनेशन भी लिख लो भाई, नहीं तो वापस डाउट आ जाएंगे मेरे पास, डेफिनेशन कहां है सर। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली
ऐसा कवच है जो सिर्फ विलायक के अणुओं को ही प्रवाहित होने देता है, प्रवाहित होने देता है। ठीक है। और जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा एसपीएम। तो जो एसपीएम है ये एसपीएम ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली या प्राकृतिक एसपीएम लिख दूं मैं, और दूसरी होती है अप्राकृतिक या सिंथेटिक एसपीएम, है ना। इसको लिख सकते हो आप नेचुरल, इसको लिख सकते हो सिंथेटिक। तो ये दो तरह की होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर मैं प्राकृतिक एसपीएम की बात करूं तो आप उसमें लिख सकते हो जंतु अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, जंतु एनिमल एसपीएम बोलते हैं इसको। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। और सिंथेटिक में कौन सा यूज ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग अगर किसी विलेन के अंदर ये चीज मिला दें Cu2 FeCN6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कॉपर और आयरन है ये विलेन में जाने के बाद उसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये अप्राकृतिक रूप से मिलाया जाता है ना, सिंथेटिक रूप से मिलाया जाता है। तो विलेन के अंदर जाके ये कॉपर और आयरन इसमें से वो किसका काम करते हैं, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम बनाने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसपीएम। तो दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अभी, एक तो ऑस्मोसिस और दूसरा एसपीएम। ऑस्मोसिस क्या होता है और एसपीएम क्या होता है। अब ऑस्मोसिस समझ में आ गया है ना, मतलब परासरण समझ में आ गया। अब परासरण समझ में आ गया तो मुझे अब परासरण दाब कैसे समझें, तो परासरण दाब को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परासरण दाब को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखो परासरण दाब को कैसे समझेंगे, जैसे एक बीकर लिया। अब इस बीकर में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक पार्टीशन कर देंगे, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। एसपीएम मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। एक बीकर में एक पार्टीशन कर दिया, बीच में क्या लगा दिया हम लोगों ने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। बीकर में इस तरफ हम लोग भर रहे हैं शुद्ध विलायक, जो पानी भर लेंगे, यह है शुद्ध विलायक। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं, और आपको पता है पानी जो होगा वो तनु विलयन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और इसमें इस तरफ हम लोग जो बच्चों NaCl डाल रहे हैं, है ना, कंसंट्रेट NaCl, सांद्र NaCl विलयन। ठीक है, और ये इसकी प्रकृति क्या होगी, सांद्र, और इसकी प्रकृति क्या होगी, तनु। अब आप देखेंगे जैसे ये भर देंगे, मेम्ब्रेन लगा देंगे, तो यहां पर क्या शुरू हो जाएगा, अणुओं का प्रवाह शुरू हो जाएगा। कहां से कहां, दिमाग में सोच के देखो, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अणुओं का प्रवाह शुरू हो जाएगा, मतलब पानी के अणुओं का प्रवाह शुरू हो जाएगा। पानी के अणु किधर से किधर जाना शुरू कर देंगे, इधर से इधर जाना शुरू कर देंगे।
ठीक है, तो ये शुरू हो गया यहां पर ऑस्मोसिस, परासरण शुरू हो गया, ये हम लोग देख चुके पहले। अब कैसे पता करें कि यहां पर कोई दाब भी लग रहा होगा, तो इस दाब को पता करना, क्योंकि यहां से यहां अणु जा रहे हैं तो भाई दाब तो लग ही रहा होगा ना, अणु जाएंगे तो दाब तो लगाएंगे, है ना। अब इस दाब को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दाब को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो सांद्र विलयन है इसके ऊपर लगा देंगे एक पिस्टन, ठीक है। अब इस पिस्टन में क्या होगा, इधर से जो अणु जा रहे हैं वो दाब लगाएंगे, वो इधर से दाब लगाएंगे, दाब लगाते जाएंगे, धीरे धीरे दाब बढ़ता जाएगा और पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, है ना। तो इसका मतलब दाब लग रहा है। क्या मैं अंदर से लगते हुए दाब को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं पता कितने अणु वहां से प्रवाह हो रहे हैं, कितने अणु जाके वहां पे दबाव लगा रहे हैं। तो जब मुझे पता नहीं कितने अणु लगा रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो वहां पे दाब को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें, इस दाब को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे अगर कोई खिड़की है और खिड़की में बाहर की तरफ से कोई हवा आ रही है ना, तो खिड़की क्या होगी, खुलेगी अंदर की तरफ, है ना। तो खिड़की अगर खुल रही है तो बाहर से उस हवा का कितना दाब लग रहा है वो आप चेक नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि हवा का दाब कैसे चेक करोगे, कोई मीटर तो आपके पास है नहीं घर में। तो आप क्या करोगे, उस कितना हवा का दाब लग रहा है उसको चेक करने के लिए, वो खिड़की बार में खुल रही है, आप क्या करोगे, दूसरी तरफ से एक कैलकुलेटेड दाब, कैलकुलेटेड प्रेशर जिसकी आप गणना कर चुके हो, वो आप उस खिड़की के पीछे की तरफ लगा दोगे, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आएगी, धीरे धीरे करके दाब बढ़ाते रहोगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी खिड़की अब खुलेगी नहीं, खिड़की वहीं कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जो इधर से दाब लगाया है वो किसके बराबर हो गया, इधर की तरफ से आने वाले दाब के, हवा के दाब के बराबर हो गया। तो बस वही काम हम लोग यहां पे करेंगे। हम लोग अंदर से जो गैस के अणु है इनका वजह से जो दाब है, ये परासरण है, और परासरण दाब किसकी वजह से लगेगा, इन अणुओं की वजह से लगेगा, तो इसको तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो पिस्टन है इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, बाह्य दाब, ठीक है। अब हम लोग इस बाह्य दाब को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये पिस्टन रुक नहीं जाए, मतलब पिस्टन जहां था वहीं नहीं आ जाए वापस से, क्योंकि जैसे जैसे गैस के अणु भरते जाएंगे, सॉरी गैस के नहीं, विलायक के अणु भरते जाएंगे, वैसे वैसे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा। मुझे क्या करना है, इतना दाब वहां पे लगा देना कि पिस्टन अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाए और रुक जाए, ठीक है। अगर वो रुक गया तो इसका मतलब वहां पर जो बाह्य दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंदर से लगने वाले जो है दाब के बराबर हो जाएगा, मतलब वो परासरण दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सांद्र विलयन के ऊपर यदि बाह्य दाब लगाया जाए तो ऐसा दाब जिस पर परासरण रुक जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो ये रहेगी, देखो यदि, देखो यहां पे बाह्य कारक लगा रहे हैं हम लोग, बाह्य दाब लगा रहे हैं, यदि बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाए, सांद्र विलयन पर लगाया जाए और ऐसी कंडीशन आ जाए कि परासरण रुक जाए, परासरण रुक जाए, तो इस परासरण रुकने वाले बिंदु पर जो दाब लगाया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। भाई इधर से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे तो ऊपर से दाब लगा दिया, ये किसके बराबर हो गया, इन अणु के द्वारा लगने वाले दाब के बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण दाब, जिस पर परासरण रुक जाए, ठीक है। तो परासरण दाब की परिभाषा लिख लो, परासरण दाब यदि सांद्र विलयन पर कोई बाह्य दाब लगाया जाए, बाह्य दाब लगाया जाए जिस पर परासरण प्रक्रिया रुक जाए, तो इस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं, इस दाब को ही परासरण दाब
कहते हैं। ठीक है, इस दाब को हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण दाब कहेंगे, जिस पर क्या हो, बाह्य दाब परासरण दाब के बराबर हो जाए। तो परासरण दाब की कंडीशन में क्या होगा? जो बाह्य दाब है, जो सांद्र विलयन पे लगाया गया है बाह्य दाब P, वो किसके बराबर हो जाएगा? परासरण दाब। और परासरण दाब जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। परासरण दाब को डिनोट करते हैं बच्चों पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करेंगे, पाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जो बाह्य दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा? परासरण दाब के बराबर, जिस पे क्या होगा? परासरण रुक जाएगा, परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जाए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब यदि ऐसा बिंदु आ जाए, हम लोग दबा रहे, ठीक है, अब ऐसा हो जाए कि ये जो बाह्य दाब है इसको हम लोग इतना बढ़ाते चले कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब से भी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया कि जिसमें बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा हो गया, तो जो अणु इधर की तरफ फ्लो हो रहे थे वो वापस से शुरू हो जाएंगे इस तरफ जाना, उनका वापस से उल्टी दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यदि बाह्य दाब का मान परासरण दाब से ज्यादा हो जाए तो इस अवस्था में विलायक के अणु सांद्र से तनु विलयन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इसके लिए एक स्पेशल नाम आएगा और उसका नाम है व्युत्क्रम परासरण दाब, या व्युत्क्रम परासरण बोलते हैं उसको, है ना, व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरओ जो आपके घर में काम में आता है, आरओ वाटर। ठीक है, उसी को हम लोग इसमें एप्लीकेशन में लेके आएंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, उसमें क्या होगा? हम लोग इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें कि वो परासरण जो दाब था पाई उससे भी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? अब खिड़की रुकेगी नहीं और पीछे की तरफ जाएगी, है ना। तो ऐसा होगा तो जो अणु है विलायक के, जो यहां से इधर आए थे, तो अभी सांद्र विलयन में जो विलायक के अणु है वो किधर की तरफ जाएंगे? सांद्र से तनु विलयन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं और ये एप्लीकेशन काम आती है घर में आरओ वाटर के अंदर। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण बोलते हैं इसको। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। बस आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी में जाकर इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, ताकि और बेटर समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने आधा ही परासरण दाब पढ़ा है, आधा बाकी है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूले की बात नहीं करी बिल्कुल भी, ना न्यूमेरिकल की बात करी। सिर्फ ये चीज आपके लिए नहीं है, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।